नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुतिजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में निजी अस्पतालों की कार्य प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। यहां सोमवार को एक 38 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों के मुताबिक रामनगर निवासी राजपाल के साथ ये दुर्घटना 28 मार्च को उस समय हुई थी जब वो पत्थर तोड़ते समय एक ककरी उनके आंख में लग गई, जिससे दृष्टि आंखों को बचाने के लिए परिजन उन्हें हल्द्वानी स्थित एक नामी निजी नेत्र अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सक के परामर्श पर पूर्व में ऑपरेशन किया गया, जिसके उपरांत निरंतर जांच और दवाएं चलती रही। 15 अप्रैल शाम को चिकित्सक ने दोबारा ऑपरेशन की आवश्यकता बताते हुए मरीज को भर्ती कराया। परिजनों के मुताबिक 15 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे से देर रात 9:45 बजे तक ऑपरेशन चला, जिसके बाद चिकित्सक ने मरीज की हालत बिगड़ने पर परिजन से उन्हें आनन फानन में हल्द्वानी में एक ही अन्य जाने माने निजी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया है और उन्होंने संबंधी अस्पताल में जमकर हंगामा किया है और दोषियों पर कार्रवाई और मृतक के परिवार को मुआवजे की मांग की है। मैं ग्राम भोटबक्कल से आई हूँ। ये जिनकी मृत्यु हुई है मेरे जेठ जी हैं और मैं ये चाहूंगी जिन डॉक्टरों की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, डॉक्टरों की लापरवाही थी। मैं चाहती हूँ डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें काफी देर हो गई यहाँ पे आए हुए। हमें यही कहे जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब 1 घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि समय दिए जा रहे हैं कि 1 घंटे में आ रहे हैं डॉक्टर, की आधे घंटे में आ रहे हैं, आप वेट कीजिए। सुभानु हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुबाला। आँख के ऑपरेशन के लिए इन्होंने कहा था, इसीलिए लेके आए थे और इनको 6:30 बजे से इन्होंने 9:40 तक ऑपरेशन किया। 3 घंटे 10 मिनट ये शिवानु हॉस्पिटल ठंडी सड़क पे। अब हम अपने लिए वो चाहते हैं जी, न्याय चाहते हैं। न्याय की वाला है, यहाँ पर एप्लीकेशन दी, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दी है, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। डॉक्टर को बुलाया गया है तो डॉक्टर अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें शिवानु हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इलाज चल रहा था और उसकी स्थिति गंभीर होने की वजह से उसको कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु होना प्रकाश में आया है। चूंकि परिजनों ने इसमें एक तहरीर दी है, हमने तहरीर की रिसीविंग दे दी है और उसमें जो कि इसमें प्रोसीजर होता है, सीएमओ साहब इसमें एक बार जांच करते हैं कि उसमें डॉक्टर्स की क्या लापरवाही है। उसके लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी फिर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। तो वही शक्ति फार्म सुरेंद्र नगर बाबा तारकनाथ धाम मंदिर में मेला देखने आए एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जानकारी के अनुसार सरजीत मंडल ग्राम टैगोर नगर निवासी युवक अपनी बाइक को रात करीब 11:30 बजे तारकनाथ मंदिर मेले के पास खड़ी कर मेला देखने गया था। जब वो करीब 12 बजे वापस लौटा तो उसकी बाइक वहां से गायब मिली पड़ी। पीड़ित ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित ने तुरंत पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और चोरों की तलाश की जा रही है। कल रात को ऐसे लगभग 11-11:30 बजे के आसपास मेरा जो भाई है वो बाइक लेके आया था, मंदिर में आया था। तो यहाँ पे जो है वो 5 नंबर जो जहाँ पे बाइक वगैरह रखते हैं, लगभग सभी लोग बाहर ही रख रहे हैं और हमारा एक रिश्तेदार भी है वहाँ पे, उनके घर गया था वो। तो वहाँ से निकल के फिर जो उनके अंदर जाने के लिए गली है तो बाइक नहीं जा सकती थी, तो बाहर खड़ी करके लॉक लगा के मंदिर गया था लगभग 11:30 बजे। उसके बाद फिर वो जो है आधे घंटे बाद 12 बजे वापस आया। तो वापस आने के बाद देखा जो बाइक वहाँ पे नहीं थी। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने जब सब मिलकर, हम 7-8 भाई है, सब हमारे पड़ोसी है, सब मिलकर हम लोगों ने चारों तरफ ढूंढा, कहीं पे कुछ नजर नहीं आया। मैं कल ऐसे लगभग 11:30 बजे मेले में आया था घूमने के लिए अपने मैडम को लेके। 11:30 बजे मैंने बाइक यहीं पे खड़ी करने के बाद में मेले में घूमने के लिए गए। ज्यादा से ज्यादा मैंने आधा घंटा घूमा। आधे घंटे घूमने के बाद मैं दोबारा वापस यहीं पे आया। आके देखा मैंने अपनी बाइक यहाँ पे है नहीं, चोरी हो गई। फिर मुझे पता लगा यहाँ पे आसपास मैंने पता किया, जैसे यहाँ पे गैरेज वालों से मैंने पता किया
पता करने के बाद पता लगा कि यहाँ पे पहले और 2 बाइक चोरी। तो वही सितारगंज में आशा कार्यकर्ताओं का 15वें दिन भी मानदेय बढ़ाने को लेकर कार्य बहिष्कार जारी है। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक नारायण पाल अपनी पत्नी कामिनी पाल के साथ कृषि अनाज मंडी स्थित अपना समर्थन देने के लिए आशा कार्यकर्ताओं के धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की पीड़ा को सुना और सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि आशा पूरा जीवन सरकार के कार्यों में लगती है, लेकिन उसको 9,300 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें से 100 काट लिए जाते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद उसको 1 रुपये भी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1600 रुपये और मानदेय बढ़ाने का आदेश भी दिया था, लेकिन वो रुपये भी नहीं बढ़ाए गए। उन्होंने कहा कि विधायक रहा हूँ, मेरी पेंशन 1 लाख रुपए से ऊपर है, लेकिन जो आशा वर्कर 20 डिपार्टमेंट का काम देखती है और पूरा जीवन सरकारी कार्य में लगी रहती है, उसको मजदूर के बराबर भी तनख्वाह नहीं मिलती है। रिटायर होने पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है और ये सरासर गलत है। आशा वर्करों ने कहा है कि जो 100 रुपये प्रति माह काटे जाते हैं, प्रदेश में 35,000 से ज़्यादा आशा वर्कर, जो पैसा आशा वर्करों को जमा होता है वो पैसा रिटायरमेंट पर दिया जाना चाहिए। आशा वर्करों ने कहा है कि अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो हम कार्य बहिष्कार करके रहेंगे और उन्होंने बीएलओ के कार्य अधूरे हैं, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम कार्य पर वापस नहीं जाएंगे। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा है कि जिला कलेक्ट्रेट पर आशा वर्करों के साथ विशाल धरना भी किया जाएगा। 9,300 इनका मानदेय है। ये इन्होंने जो अनशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, ये करीब 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट का काम देखते हैं और 9,300 उनकी मानदेय है, तो ये बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये 24,000 की मांग करते हैं और 24,000 भी कम है, लेकिन जिस तरीके से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें 35,000 रुपये दिया जाता है, 100 रुपये काटा जाता है। तो अभी एक शासनादेश हुआ था कि 10 लाख रुपए इन्हें अंतिम जब ये रिटायर होंगे जब देंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कोई कागज आगे नहीं चला। चुनाव होने जा रहा है, बीएलओ हैं ये तारीख से अभी बैठे हुए हैं, 14 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी शासन प्रशासन से हमारा कोई भी हमारे जो पूछने के लिए आया कि आप कैसे हो। आज जो है सर जो आए हैं, नारायण पाल सर आए हैं, तो वो उनका हम धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमारी सुध ली है और जो है हम अपनी मांगों को लेके बैठे हैं और हमारे जो है एक मजदूर के हिसाब से हमें दिहाड़ी हमें दे दें और 600 के हिसाब से भी देते हैं तो 18,000 हमारा मानदेय होना चाहिए। सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है मानदेय को लेके, जिस पर बार बार हमें सरकार आश्वासन दे देती है, लेकिन हमारा जीओ पास नहीं होता है, हमें हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमें 24,000 मानदेय दिया जाए, काम के बदले हमें दाम। तो वही सूबे के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने गुरुवार को किच्छा में 351 करोड़ की लागत से 280 बेड का निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने श्रमिकों की संख्या और उपकरण बढ़ाते हुए कार्य में गति लाकर आगामी महीने जुलाई तक चिकित्सालय कार्य पूर्ण करने के निर्देश अभियंता CPWD को दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि चिकित्सालय भवनों का कार्य योजना बनाते हुए प्राथमिकता से करें ताकि अगस्त महीने से OPD प्रारंभ की जा सके। निर्देशक एम्स ऋषिकेश मीनू सिंह ने बताया है कि चिकित्सालय कार्य पूर्ण कर जुलाई में हस्तगत होता है और अगस्त से OPD प्रारंभ कर दी जाएगी। इस दौरान मुख्य सचिव और मंडलायुक्त ने परिसर में पौधारोपण भी किया है। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौड़िया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। यहाँ पे CPWD काम कर रही है, जो अभी बताया गया है कि ये जुलाई तक इसको तैयार करके हैंडओवर कर देंगे एम्स को। मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त माह में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे CPWD काम। तो वही पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की समस्या को लेकर सियासत गरमा गई है। नगर पालिका परिषद द्वारा बेकरी हिल पार्किंग स्थल पर वेंडर जोन पालिका बाजार बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी के साथ सभासद गीता कुमाई ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले को जन विरोधी बताते हुए प्रशासन से तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वही मामले में SDM मसूरी के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल काम रुक गया है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
अमित गुप्ता द्वारा जिलाधिकारी को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि मसूरी पहले से ही गंभीर पार्किंग संकट से जूझ रहा है और पर्यटन सीजन शुरू होते ही शहर में जाम की स्थिति विकराल हो जाती है। ऐसे में मौजूदा पार्किंग को खत्म कर बाजार बनाना स्थानीय जनता और पर्यटकों दोनों के हितों के खिलाफ है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में ये भी स्पष्ट किया कि संबंधी पार्किंग से जहां एक और मजदूर संघ से जुड़े कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, वहीं नगर पालिका को हर साल करीब 6,50,000 रुपए का राजस्व भी प्राप्त होगा। ऐसे में इस निर्माण से न केवल रोजगार प्रभावित होगा बल्कि पालिका को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल न्यायोचित है। मसूरी शहर पहले ही पार्किंग की समस्याओं से जूझ रहा है। हमारा ये कहना है कि सिर्फ मैं लगातार देख रहा हूँ पिछले 8-9 महीनों से सिर्फ एक मुद्दा वेंडर जोन इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि जिसको लेकर कभी कहीं व्यवस्था की जाती है, कभी कहीं व्यवस्था की जाती है। आज जो लैंड यूज जो है उसका वो पार्किंग है और पार्किंग ही रहनी चाहिए। शहर की व्यवस्था है पहले ही चरमराई हुई है जाम को लेकर, पार्किंग को लेकर। तो हमारा पुरजोर विरोध है कि वहाँ पार्किंग ही चले, चाहे आप किसी को भी दे, किसी की भी माध्यम से दे, लेकिन वहाँ पार्किंग का संचालन होना चाहिए। मेरे द्वारा तो बेकरी की पार्किंग को जो इन्होंने वेंडर जोन घोषित किया है उस संबंध में आपत्ति दर्ज की गई है, उस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि पहाड़ों की रानी मसूरी एक पर्यटक नगरी है और सीजन भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में हमें और पार्किंग विकसित करनी चाहिए, ना कि पार्किंग को खत्म करना चाहिए। अब मुझे जैसे पता चला है कि पालिका द्वारा रोड साइड पार्किंग का टेंडर किया गया। रोड साइड पार्किंग तो वैसे ही अवैध है। आपके पास ऑलरेडी अच्छी खासी बनी हुई पार्किंग है, उसको वेंडर जोन में क्यों कन्वर्ट करना। बोर्ड मीटिंग में आपने देखा अध्यक्षा जी ने कहा कोई आपदा थोड़ी आई, आप कंपनी के मैटर पे बात कर रहे हैं। तो ये भी कोई आपदा का विषय नहीं था कि आपने आनंद फानन में वहां पर पार्किंग को वेंडर जोन घोषित कर दिया। देखिए, इसमें एमडीडीए द्वारा चूंकि एसडीएम महोदय जो है, उप जिलाधिकारी महोदय जो है वो संयुक्त सचिव एमडीडीए भी है, तो एसडीएम सर द्वारा इसमें आज ये आदेश दिए गए थे कि इस पे जो वर्तमान में कार्य उसको रोक दिया जाए। और उसमें एमडीडीए द्वारा जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि चूंकि यहाँ पे निर्माण कार्य किया जा रहा है इसलिए एमडीडीए से स्वीकृति ले ली जाए। इसमें हमारी एमडीडीए के जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनसे भी वार्ता हुई है और हमने अपना पक्ष उसमें यही रखा है कि कोई नया निर्माण यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। और जो मात्र ठेले वर्तमान में सड़कों में लगते थे, मॉल रोड में ठेले लगते थे, उनकी किसी प्रकार की कोई अनुमति एमडीडीए के माध्यम से नहीं ली गई थी। बिल्कुल न्यायोचित है। तो वही कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में काम तेज हो गया है। जिला मेलाधिकारी सोनिका ने प्रशासनिक रोड कॉरिडोर समेत विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान शंकराचार्य चौक के सौंदर्यकरण, अतिक्रमण हटाने, अव्यवस्थित खंभों को हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही शंकराचार्य चौक के सीसीआर तक 7 मीटर चौड़ी सड़क, फुटपाथ और पैदल मार्ग विकास करने के कार्य को भी तेजी से पूरा करने को कहा गया है। मेलाधिकारी ने हरित पट्टियों के विकास, वॉल पेंटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग और ड्रोनेज व्यवस्था को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया है कि कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। जो एडमिन रोड का काम शुरू है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो हमारे शंकराचार्य रोड के आगे जो हमारे काम चल रहे हैं उसके बाद उसको देखा गया। इसमें पीडब्ल्यूडी की टीम हमारी साथ थी, एचआरडीए की टीम साथ थी और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं साथ साथ, नगर निगम हो गए, बाकी विभाग हो गए, वो सब साथ में थे, जिससे कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सभी के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक साथ मिलकर काम करें, जिससे कि जो हमारा काम है वो सुचारू रूप से चल पाए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं रुद्रप्रयाग, जहां 20 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां पे शिरकत की है। जय बाबा केदार। रुद्रप्रयाग जिला प्रेस क्लब के आज 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज इस ज्ञानदीप सम्मान समारोह में मंच पर आसीन अभी जिनको आप सब लोगों ने सुना, लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले और अभी उत्तराखंड सरकार में जिनको कैबिनेट मंत्री
का दायित्व मिला है आदरणीय भरत चौधरी जी, केदारनाथ विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती आशा मटियाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम कठेर जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भारत भूषण भट्ट जी, जिला अध्यक्ष प्रेस क्लब श्री ब्रजेश भट्ट जी, महामंत्री प्रेस क्लब श्री बद्री नोटियाल जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी, जिला उपाध्यक्ष प्रेस क्लब श्री हरित सिंह नेगी जी और कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे डॉक्टर राकेश भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री कैलाश खंडूरी जी, श्यामलाल सुंदरियाल जी, रमेश पहाड़ी जी, आज जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है प्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती हेमा नेगी कराची जी, प्रसिद्ध लोक गायक भाई सौरभ मैठाणी जी, प्रसिद्ध लोक गायक विक्रम कपरवाड़ जी एवं सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर सिंह पवार जी, दिनेश उनियाल जी एवं समस्त हमारे पदाधिकारीगण गिरवीर सिंह रावत जी समेत सभी यहाँ पर आए हुए हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ऐसे सभी हमारे विशिष्ट महानुभाव, हमारे पत्रकार साथी, युवा भाइयों एवं बहनों, और पीछे मैं देख रहा हूँ कुछ हमारी प्रिय बेटियां छात्राएं भी आई हैं। मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सबका मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, ये 20 वर्ष की यात्रा केवल एक संस्थागत उपलब्धि नहीं है, बल्कि जन भावनाओं की आवाज बनने, सत्य को निर्भीकता से समाज के सामने रखने और जन सेवा समाज सेवा को समर्पित पत्रकारिता की ये 20 वर्षों की एक गौरवपूर्ण गाथा है। ये यात्रा इस बात का प्रमाण है कि समाज के हित और सत्य के मार्ग पर चलकर किया गया कार्य समय के साथ साथ समाज में विश्वास और प्रेरणा दोनों एक साथ स्थापित करता है। मैं इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रेस क्लब के सभी साथियों का, जिन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है, उन सभी का हृदय से उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आज जिन महानुभावों को यहाँ सम्मानित किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, संस्कृति और लोग हमारे कलाकारों, उन सभी को भी मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, पत्रकारिता केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि समाज और लोकतंत्र की एक मजबूत आधारशिला है। इसे इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा गया है। ये वो शक्ति है जो सरकारों को भी उत्तरदायी बनाती है, समस्याओं के समाधान का मार्ग भी बताती है, समाज को जागरूक करती है और आम नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए सजग बनाने का काम भी करती है। स्वतंत्र, जागरूक और जिम्मेदार पत्रकारिता सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम भी करती है। विशेष रूप से जिला स्तर की जो पत्रकारिता है, उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो माध्यम है जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में उनकी समस्याएं, अपेक्षाएं, उपलब्धियों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम भी करती है। और मैं रुद्रप्रयाग जैसे हमारा जो पर्वतीय जनपद है,
यहाँ कार्य कर रहे हमारे पर्वतीय क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार साथियों की भूमिका यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों के बावजूद समाज की आवाज़ को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। आपका ये समर्पण हम सभी को निरंतर प्रेरित करता है और समाज के प्रति सभी की जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है। साथियों, पत्रकार समाज का दर्पण होने के साथ साथ जन आकांक्षाओं की आवाज़ और व्यवस्था को दिशा देने वाला प्रहरी भी है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो या जनता की समस्याओं को शासन के समक्ष रखना हो, इन दोनों ही महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों के मजबूत कंधों पर ही है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ निभा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार सत्यनिष्ठा, समर्पण के साथ अपनी कलम की ताकत पर समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाने का यह कार्य निरंतर आगे भी बढ़ाते रहेंगे। साथियों, आज सूचना के साधन तेजी से बदल रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान, विज्ञान, एआई, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो उसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एवं एक नई तकनीकी ने पत्रकारिता को भी नई दिशा प्रदान की है। लेकिन इस तेज बदलाव के दौर में फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं भी उतनी तेजी से फैल रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में जनता तक सही बात पहुंचे, निष्पक्ष तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे पत्रकार साथियों के कंधों पर है। बहुत बार फैब्रिकेटेड चीजें नीचे तक पहुंचाकर लोगों के बीच में असमंजस फैलाने का काम भी होता है, अफवाह फैलाने का काम भी होता है, एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाया जाता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जनता भ्रमित न हो और लोकतंत्र को भी मजबूती मिले। विशेष रूप से मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूँ कि आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए यह आवश्यक है कि श्रद्धालुओं तक यात्रा के दौरान सही, प्रमाणिक और समय पर जानकारी पहुँचती रहे। ये संदेश जाना चाहिए कि पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए हमारे सभी चार धामों के लोग, प्रदेश के लोग, स्टेक होल्डर्स, हितधारक, जब कई बार मुझे लोग कहते हैं कि यात्रा प्रशासन करवाता है, सरकार कराता है, हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, तब मैं कहता हूँ कि सरकार एक कोऑर्डिनेटर है इस यात्रा की। असली यात्रा करवाने वाले हमारे हितधारक होते हैं, चाहे वो हमारे बद्री केदार सभा के लोग, हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे व्यापार संगठन के लोग हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे धार्मिक सभा के लोग हों, हमारे पुरोहितगण हों। उन सब के माध्यम से सच में ये यात्रा संचालन का काम होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना से बचने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पत्रकार साथियों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। यात्रा सुचारू रूप से हो, सुरक्षित हो, ये हम सब का दायित्व है। इसके साथ साथ ये भी संदेश जाना चाहिए कि हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी मिडिल एशिया के क्षेत्रों में जो युद्ध की स्थिति है, उसके कारण से बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की बातें भी गई हैं कि यात्रा में कहीं कोई व्यवधान तो नहीं है, यात्रा में कोई कठिनाई तो नहीं है। तो मैंने अनेक प्लेटफॉर्म पर ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हम एक भी श्रद्धालु जो देश और दुनिया से आएगा
उसको हम बिना दर्शन के यहाँ से वापस नहीं भेजेंगे। हमने जो एक पहले के समय में अत्यधिक संख्या, उस संख्या के मानक को भी समाप्त कर दिया कि आप सभी को व्यवस्थित तरीके से हम यात्रा कराएंगे। तो इसलिए भाइयों बहन, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ इसका निर्वहन करेंगे। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में मीडिया की भूमिका को और सशक्त बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में निरंतर काम हो रहा है। इसी क्रम में हमारी सरकार भी पत्रकार साथियों की समस्या और उनके हितों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। हमारी सरकार द्वारा पत्रकार बंधुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक सहायता और आवासीय सुविधाओं को लेकर कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के माध्यम से कई वरिष्ठ पत्रकार साथियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही पत्रकार पेंशन में वृद्धि भी की गई है।